हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज़ दोस्तों मैं डाल रहा हूं। दोस्तों, हिस्ट्री का लगभग प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के सारे क्वेश्चन मैं दोस्तों डाल रहा हूं। दोस्तों, प्राचीन इतिहास कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही प्राचीन इतिहास का, भारत का इतिहास का वीडियो कंप्लीट होगा, मैं दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक प्लेलिस्ट में दोस्तों सारी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दोस्तों चैनल पर चल रहा है। आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, चूंकि आने वाले बीपीएससी एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन कवर किए हैं और विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होने वाला। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ भी पूछना हो तो आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। दोस्तों, मौर्य काल बीत गया, उसके बाद कौन कौन से शासक जो है भारत पर आए। देखिए दोस्तों, मौर्य का जो काल रहा उसने दोस्तों मौर्य वंश के शासन काल के समय जो भारत है दोस्तों, ये विदेशों तक फैल गया। ठीक है दोस्तों, काबुल, हेरात, अफगान भारत की सीमा में आ गए दोस्तों। ठीक है, अखंड भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अंतिम जो मौर्य शासक था जिसका नाम बृहदत्त था, उसको दोस्तों शुंग, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो उसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक है दोस्तों, भारत में विदेशी जो आक्रमणकारी आए वो कौन कौन से हैं, मैं थोड़ी उसकी जानकारी आपको दे देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में वो आए दोस्तों कौन, हिंदू यूनानी। ठीक है दोस्तों, इनको यवन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, यवन, हिंदू यूनानी। ठीक है दोस्तों, फिर कौन से आए दोस्तों, शक आए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद पहलव आए। फिर दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों, कुषाण आए। ठीक है दोस्तों, इनकी ही चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि मौर्य वंश खत्म हुआ तो दोस्तों उसके बाद क्या आया दोस्तों, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश के बाद दोस्तों कौन आया दोस्तों, आप जानते हैं कण्व वंश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आया, सातवाहन वंश आया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों ने दोस्तों क्या कर लिया, कब्जा कर लिया हमारे भारत पर, तो उसकी ही चर्चा दोस्तों यहाँ पर है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्रम याद रखिए कि हिंदू यूनानी पहले आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर दोस्तों कुषाण आए। किस हिंद वंश शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए। देखिए दोस्तों, यह दोस्तों कौन था, ये स्ट्रेटो टू था। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटो जो टू शासक था दोस्तों, उसने क्या किए, शीशे के सिक्के जारी किए। दोस्तों इसका शासनकाल 25 ईसा पूर्व से दोस्तों कब तक था, 10 ईस्वी तक माना जाता है। 25 ईसा पूर्व से कब माना जाता है, 10 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अब दोस्तों ये जो हिंदू यवन शासक था, तो दोस्तों हिंदी यवन शासकों में सबसे जो दोस्तों प्रमुख जो शासक था दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों मिनांडर, जो सबसे विख्यात शासक था। ठीक है, हिंदू वंश शासकों में सबसे था दोस्तों मिनांडर। इसको मिलिंद भी कहा जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, मिलिंद भी। दोस्तों इसने जो है नागसेन, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों, क्या लिया था, बौद्ध धर्म का क्या लिया था, शिक्षा लिया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा क्या लिया था, बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। और अगर दोस्तों यह पूछ दे कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था दोस्तों, तो एक तो हो गया हिंदू यूनानी शासकों ने दोस्तों किया। इनको दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको बैक्ट्रिया का शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में पूछ दे कि दोस्तों हिंदू वंश शासक ना बोल के क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया का शासक, तो बैक्ट्रिया का शासक भी कहा जाता है। और दोस्तों सबसे पहले कौन सा बैक्ट्रिया शासक, डेमेस्ट्रियस जो था दोस्तों, उसी ने आक्रमण किया था। कौन था दोस्तों, डेमेट्रियस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, बैक्ट्रिया के शासकों ने दोस्तों कहाँ पर, साकल में। ठीक है, साकल दोस्तों इनकी क्या थी, राजधानी थी।
तो हिंदू यवन दोस्तों बोला जाए या उनको बैक्टीरिया का शासक बोला जाए। तो सबसे पहले दोस्तों डेमेस्ट्रियस आक्रमण किया, साकल राजधानी बनाया। इन हिंदू यवन का सबसे प्रमुख राजा दोस्तों मिनांडर था, बहुत विख्यात था। और दोस्तों इसने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। और क्रम क्या रहा दोस्तों, याद रखिए, हिंदू, यूनानी, शक, पहलव और दोस्तों कौन है, कुषाण है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों। निम्न में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बिंबिसार जो है दोस्तों तीनों से अलग था। बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार का शासनकाल क्या था, 544 से 592 ईसा पूर्व था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इस समय ये मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था दोस्तों। ये हर्यक कुल से संबंध है, किससे दोस्तों, हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, प्रसेनजीत की बात की जाए तो ये दोस्तों कोसल महाजनपद का राजा था। कहाँ का था दोस्तों, कोसल महाजनपद का दोस्तों राजा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोसल महाजनपद का क्या था ये दोस्तों, राजा था। ठीक है दोस्तों, और जो गौतम बुद्ध दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है दोस्तों, 563 से 500 दोस्तों कब था, 482 ईसा पूर्व। तो दोस्तों प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध और बिंबिसार, ये तीनों दोस्तों ये मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिलिंद का जो शासनकाल है दोस्तों, इसका शासनकाल मैंने आपको बताया। इसका समय दोस्तों कब से कब था, ये इंडो ग्रीक राजा था। मैंने बताया दोस्तों हिंदू यूनानी शासक था, बैक्टीरिया का शासक था, हिंदू यूनानी शासक था ये दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसका शासनकाल जो दोस्तों मैंने बताया आपको, लगभग 165 से 145 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासनकाल रहा दोस्तों। ठीक है, 165 से 145। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मिलिंद के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मिलिंद या इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों मिलिंद या क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनांडर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। मैंने इसके बारे में बताया कि इसने दोस्तों किससे शिक्षा ली, नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। देखिए दोस्तों, मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन के उत्तर। अब नागसेन के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। नागसेन कौन था, जिसने दोस्तों मिनांडर को क्या दी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा। क्लियर हो गया, आप भूलिएगा मत इसको। बौद्ध धर्म की क्या दिया था दोस्तों, शिक्षा दिया था इसको। ठीक है, तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के जो उत्तर हैं दोस्तों, नागसेन ने मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर दिया दोस्तों। ये एक पुस्तक में संकलित है। उस पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है, मिलिंद पन्हो। ठीक है दोस्तों, आप बहुत बार पूछता है दोस्तों मिलिंद पन्हो में से, तो दोस्तों बहुत बार पूछता है कि मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है दोस्तों, नागसेन। वेरी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया दोस्तों कौन था ये। ठीक है, और एक चीज मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, वो हिंद यवन शासक ही थे दोस्तों। मैं आपको यहां से एक और बता देता हूं, हिंद यवन शासकों ने ही दोस्तों, हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जामों में पूछता ही है। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम क्या किए थे दोस्तों, सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ से बहुत बन रहा है, आप पढ़ लीजिए। सोने के सिक्के क्या किए थे, जारी किए थे। कुछ भी दोस्तों इससे पूछ सकता है, VVI है, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, रुद्रदमन जो देखिए दोस्तों, ये रुद्रदमन कौन थे, शकों के प्रतापी राजा थे। ठीक है दोस्तों, कठियावाड़ के रुद्रदमन से मिला, मैं थोड़ा इसके बारे में बताया। तो देखिए दोस्तों, रुद्रदमन जो है शकों के प्रतापी राजा थे। आप इनके बारे में जान लीजिए। शकों के क्या थे दोस्तों, ये प्रतापी राजा थे। इनका जो शासन काल रहा दोस्तों, कब से कब रहा, 130 से 150 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। ठीक है दोस्तों, इनका शासन काल दोस्तों गुजरात के एक बड़े भाग पर था। कहाँ था दोस्तों, गुजरात के बड़े भाग पर इनका शासन काल था। बड़े भाग पर ये शासन करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन करते थे। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, कठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ दे कि सुदर्शन झील को किसने बनवाया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। याद रखिएगा, कठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील
जिसको मौर्यों ने निर्मित किया था। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन झील को किसने बनवाया था दोस्तों? मौर्यों ने बनवाया था। उस सुदर्शन झील का इन्होंने क्या किया था दोस्तों? जीर्णोद्धार कराया था, यानी दोस्तों उसकी स्थिति में सुधार किया था। पुराना हो गया था झील, तो उसको फिर से क्या किया था? उसको सजाया था, संवारा था, जीर्णोद्धार किया। ठीक है दोस्तों, तो सुदर्शन झील अगर पूछ दे कि किसने बनवाया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्यों ने बनवाया। और अगर ये पूछ दे कि उसका जीर्णोद्धार किसने किया, तो दोस्तों किसने किया? रुद्रदमन ने। तो दोस्तों रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है, आप सुने होंगे। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, वो गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा के सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है जो ये जो आप मैं थोड़ा बताया था दोस्तों, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है दोस्तों, यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा का क्या है? प्राचीनतम अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो इसे काव्य शैली, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VBI क्वेश्चन दोस्तों मार लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछता है दोस्तों। ठीक है, रुद्रदमन का ये तो जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों संस्कृत के काव्य शैली का बहुत बड़ा नमूना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, तो रुद्रदमन जो थे दोस्तों, संस्कृत के बहुत प्रेमी आदमी थे। उन्होंने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और जो शक राजा थे दोस्तों, शक जो राजा थे वो अपने आप को दोस्तों क्या बोलते थे? शक राजा अपने आप को क्षत्रप भी बोलते थे। अपने आप को क्या बोलते थे दोस्तों? क्षत्रप भी बोलते थे। ठीक है, क्षत्रप भी बोलते थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, वीडियो को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है दोस्तों? फिर से वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों वो कौन सा अभिलेख है? वो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों। ठीक है, वो गुजरात में दोस्तों, गुजरात का जूनागढ़ में स्थित, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित रुद्रदमन अभिलेख में रुद्रदमन के अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों क्या है? स्थित रुद्रदमन के, इसमें दोस्तों रुद्रदमन की क्या क्या बताई गई हैं? वंशावली की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों उसके विजयों के बारे में, रुद्रदमन के विजयों के बारे में बताया गया है, उसके शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके व्यक्तित्व आदि पर दोस्तों, व्यक्तित्व आदि पर लिखा गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक की भी चर्चा है दोस्तों। किसकी चर्चा है? अब अशोक की चर्चा है, सम्राट अशोक की, तथा स्कंद गुप्त के भी 2 लेख इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, स्कंद गुप्त के भी 2 लेख खुदे हुए हैं इसमें। ठीक है, याद रखिए। तो दोस्तों याद रखिए, वेरी गुड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस जूनागढ़ अभिलेख से मौर्यों की दक्षिण विजय की भी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन मैंने दोस्तों बताया ना, इसका जो किसने किया दोस्तों? रुद्रदमन प्रथम ने दोस्तों। मैंने अभी बता दिया क्वेश्चन में, आप याद रखिए। जीर्णोद्धार कराया दोस्तों किसने? कि 170 ईस्वी में दोस्तों इसने कराया था जीर्णोद्धार। ठीक है, और इसको बनाया किसने था दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, तो दोस्तों मैंने बताया कि स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है किसने करवाया था दोस्तों? स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने कराया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। किसने कराया दोस्तों? प्रथम बार हिंद यवन
शासकों ने कराया। प्रथम बार हिंद यवन शासकों ने करवाया। हिंद यवन शासकों ने करवाया। ठीक है दोस्तों, जबकि इन्हें नियमित और इसको दोस्तों नियमित करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए दोस्तों, और इसको नियमित किसने करवाया दोस्तों? जो सिक्के थे दोस्तों, उसको नियमित किसने करवाया? तो दोस्तों मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, नियमित किया दोस्तों किसने? कुषाणों ने। सिक्कों को नियमित किसने जारी किया? कुषाणों ने। ठीक है दोस्तों, नियमित सिक्के कुषाणों ने चलवाए। ठीक है, नियमित सिक्के किसने चलवाए दोस्तों? कुषाणों ने। आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया, कुषाण शासकों ने ही दोस्तों, कुषाण शासकों ने दोस्तों, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, तांबे के सिक्के भी, तांबे और सिक्के, तांबे तथा सोने के दोनों सिक्के, तांबे तथा सोने के नियमित सिक्के दोस्तों किसने चलवाए थे? कुषाणों ने ही चलवाए थे। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने सोना सिर्फ बोल दिया था। तो दोस्तों यहां पे भी वही हो जाएगा, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? तो दोस्तों किसने चलवाए? कुषाणों ने दोस्तों तांबे तथा सोने के नियमित सिक्के चलवाए थे। सोने के क्या चलाए थे? नियमित सिक्के। लेकिन प्रथम बार दोस्तों किसने चलाया था? प्रथम बार सोने के सिक्के दोस्तों हिंद यवन शासकों ने चलाए। ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने चलाए? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन बोलिए, बैक्ट्रिया का शासक बोलिए, हिंद यूनानी बोलिए, कि नियमित सिक्के दोस्तों किसने जारी किए? दोस्तों कुषाणों ने। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझिए इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? देखिए दोस्तों, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए वो कनिष्क के सिक्के हैं दोस्तों। कनिष्क ने दोस्तों कुषाण, ये कुषाणों का सबसे दोस्तों प्रमुख राजा था। कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा दोस्तों कौन था? प्रमुख राजा दोस्तों कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क था। इसने ही दोस्तों क्या किया? अपने सिक्कों पर बुध का अंकन किया। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है कुषाण वंश की, तो थोड़ा मैं बता देता हूं दोस्तों। याद रखिए, कुषाण वंश का जो संस्थापक था, ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश, ठीक है, आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? अगर कुषाण वंश का संस्थापक पूछ दे तो दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कुटफिसेस। ठीक है दोस्तों, कुजुल क्या था? कटफिसेस। आप याद रखिए, बहुत बार एग्जामों में पूछा दोस्तों, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, कनिष्क ने, देखिए दोस्तों, कुषाण वंश के प्रमुख राजा दोस्तों कौन रहा? कनिष्क रहा, प्रमुख राजा कनिष्क। कनिष्क ने दोस्तों क्या चलवाया? कनिष्क ने दोस्तों 78 ईस्वी में दोस्तों शक संवत चलवाया। ठीक है दोस्तों, क्या चलवाया था? शक संवत चलवाया था, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी दोस्तों? इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी, आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों कनिष्क के बारे में पूछ दे, कनिष्क दोस्तों, कनिष्क किस बौद्ध का दो धर्म था दोस्तों, महायान हीवन। तो दोस्तों ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का दोस्तों? महायान संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। ठीक है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों बात आई और तो और थोड़ा बताता हूं। देखिए दोस्तों, कनिष्क के राजकवि कौन थे दोस्तों? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे। कौन थे दोस्तों कनिष्क के राजकवि? अश्वघोष थे। ठीक है दोस्तों, अश्वघोष थे, जिन्होंने दोस्तों बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा था? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। किसने दोस्तों? अश्वघोष ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, कनिष्क के दरबार में और भी बहुत लोग थे। देखिए दोस्तों, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे?
देखिए दोस्तों कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे। देखिए दोस्तों वसुमित्र इनके दरबार में थे, कुछ भी पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिए। पार्श्व इनके दरबार में थे, इसके दरबार में दोस्तों नागार्जुन थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके दरबार में दोस्तों कौन से, आपको बहुत सारे और थे। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिए। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों नागार्जुन को? भारत का आइंस्टाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही, कनिष्क की अगर मृत्यु पूछ देगा वो दोस्तों 102 ईस्वी में दोस्तों इसकी देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछ दे दोस्तों कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक दोस्तों कुषाण वंश का अंतिम शासक अगर पूछ दे, कुषाण वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? वासुदेव। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिए दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, VVI है। मैं दोस्तों सारी जानकारी इसमें आपको दे रहा हूं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। जानते हैं दोस्तों कुषाण के शासन काल में ही गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुषाण वंश के शासन काल में ही गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, मथुरा शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कुषाण शासकों ने दोस्तों क्या किया था, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दोस्तों रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध दोस्तों ये कुषाण जो थे दोस्तों, क्या करते थे? ये रेशम मार्ग पर नियंत्रण भी करते थे। कुषाण के शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखते थे। तो दोस्तों देखिए इतनी जानकारी अगर आपको रहती है तो दोस्तों BPSC CDP एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको सारे फैक्ट्स ही बता दे रहा हूं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए दोस्तों सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दोस्तों विम कटफिसेस को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित किया? देखिए दोस्तों प्रथम अगर पूछ दे कि पहली बार सिक्कों का किसने चलाया तो दोस्तों हिंदू वंश शासकों ने चलाया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुषाण वंश में पूछ रहा है तो दोस्तों विम कटफिसेस हो जाएगा। दोस्तों विम कटफिसेस जो है दोस्तों कनिष्क प्रथम का पिता था। दोस्तों ये कौन था? कनिष्क प्रथम का पिता भी था। ठीक है दोस्तों, कनिष्क प्रथम का क्या था? पिता था। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन दोस्तों इसी ने किया। और अगर कुजल कटफिसेस के बारे में पूछ दे तो दोस्तों इसने क्या शुरू किया? इसने दोस्तों तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तांबे के सिक्के दोस्तों इसने क्या कराया? प्रचलित कराए थे। तो दोस्तों याद रखिए स्वर्ण के सिक्के दोस्तों विम कटफिसेस, ठीक है, स्वर्ण के सिक्के नियमित करवाया इसने। और दोस्तों तांबे के सिक्के प्रचलित किसने किए? दोस्तों कुजुल कटफिसेस ने। दोस्तों याद रखिएगा तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। दोस्तों सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यौवेद सिक्के पर किस देवताओं का अंकित मिलता है? देखिए दोस्तों ये दोस्तों योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? UPPSC में पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों योधेयों का पुराण, अष्टाध्यायी, वृत्त संहिता इत्यादि ग्रंथों से मिलता है। इनका साम्राज्य दक्षिणी पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है दोस्तों, ये जो शासक थे दोस्तों, ये दक्षिणी पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच इनका शासन था। ठीक है दोस्तों, यौवोध शासकों का। ठीक है दोस्तों, इनका प्रमाण अष्टाध्यायी से मिलता है। इनका जो यौवोधों का जो प्रमाण है दोस्तों किससे मिलता है? आपको दोस्तों अष्टाध्यायी से मिलता है। अष्टाध्यायी आप जानते हैं दोस्तों किसने लिखा था? पढ़नी ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखा दोस्तों, इसी से ये जानकारी मिलती है। दोस्तों इनके योधेय सिक्कों पर दोस्तों कार्तिकेय भगवान का चिन्ह वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए दोस्तों कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। दोस्तों कनिष्क का जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। देखिए दोस्तों यह जो प्रतिमा है, बौद्ध प्रतिमा है, यह दोस्तों यह सारनाथ से
यह सारनाथ से यह प्रतिमा दोस्तों सॉरी, यह बुद्ध प्रतिमा कहां से लाई गई थी दोस्तों? यह बुद्ध प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण में, कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? 78 ईस्वी में हुआ था कि तीसरे वर्ष, यानी 81 ईसा पूर्व में, यानी 81 ईस्वी में दोस्तों ऐसा हुआ था। 81 ईस्वी में सारनाथ में दोस्तों क्या कर दिया गया था दोस्तों? इसको स्थापित कर दिया गया था। मथुरा से उठाकर कहां ला दिया गया था दोस्तों? सारनाथ स्थापित किया गया था। ठीक है, सिंपल प्रश्न दोस्तों, कब हुआ था? 81 ईस्वी सन में मथुरा से उठाकर दोस्तों कहां ला? सारनाथ में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? आगे क्वेश्चन दोस्तों आप बताइए दोस्तों, कब हुआ था? 78 एडी में। कब हुआ था दोस्तों? आफ्टर डेथ। 78 एडी हो जाएगा आंसर। ठीक है, शक संवत दोस्तों मैंने बताया था 78 ईस्वी से ही शक संवत दोस्तों क्या किया जाने लगा? मनाने लगा। और दोस्तों विक्रम संवत पूछ दे तो विक्रम संवत दोस्तों है कब है? 57 ईसा पूर्व। दोनों याद रखेगा दोस्तों। अब विक्रम संवत दोस्तों किसने जारी किया था दोस्तों? आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं दोस्तों। बताइए विक्रम संवत कब से लागू हुआ दोस्तों? देखिए, विक्रम संवत लागू करने वाले जो दोस्तों कौन थे? यह दोस्तों विक्रम संवत लागू करने वाले दोस्तों ये सखी थे। शकों के राजाओं ने दोस्तों विक्रम संवत लागू किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ये 58 ईसा पूर्व में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया गया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में दोस्तों विक्रम संवत, और ये दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था? शकों द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। विक्रम एवं शक संवत। अब देखिए दोस्तों, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, विक्रम संवत शुरू किया किसने दोस्तों? विक्रम संवत शुरू किया शकों ने। ठीक है दोस्तों, सॉरी, विक्रम संवत कब शुरू हुआ मैं आपको इतना बताता हूं। देखिए दोस्तों, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और शक संवत कब शुरू हुआ दोस्तों? दोस्तों 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कितना अंतर है? तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर अंतर की बात की जाए कि दोनों में कितना अंतर है, तो दोस्तों अगर मान के चलिए अगर हम दोस्तों इस तरह करते हैं, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 2021 चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो 2021 में तो विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व था। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा? 2000 इसमें दोस्तों हमको क्या जोड़ देना होगा? विक्रम संवत दोस्तों 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें दोस्तों 57 हमको जोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे का है। तो 7 1 8 5 2 7 हो जाएगा, 2078 हो जाएगा। और दोस्तों अगर विक्रम संवत अगर हमको निकालना है, अगर जो चल रहा है तो 2021, इसमें से दोस्तों हमको क्या 78 घटा लेना होगा। तो ये हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, 11 में से 7 गया 4, 9, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1983। तो ये दोनों में दोस्तों कितना अंतर आ गया देख लीजिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2078 और 1943, 8 3 5 7 4 3 10 में से, यानी 135 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विक्रम संवत में क्या कर दिया दोस्तों? जो ईसा पूर्व है उसमें जोड़ दीजिए, और जो सर आगे दिखाया गया है अभी तो उसमें 78 घटा दीजिए, और दोनों के अंतर को दोस्तों घटा लीजिए, कितना जाएगा? 135 वर्ष। यही हो जाएगा दोस्तों, सेम ईयर में कर दीजिए ऐसा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में से किस एक के अनुरूप है दोस्तों? तो दोस्तों ये देखिए आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये 22 मार्च के बराबर है दोस्तों। एक जो चैत्र होता है दोस्तों, एक चैत्र 22 मार्च को होता है। कब होता है दोस्तों? 22 मार्च को होता है। जबकि लीप वर्ष में दोस्तों एक चैत्र कब होता है दोस्तों? 21 मार्च को होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 22 मार्च। ठीक है, आगे विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 57 ईसा पूर्व। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों विक्रम संवत? 57 ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग पढ़ ही रहे हैं दोस्तों। कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत होगा? अब देखिए दोस्तों, शक संवत कब शुरू हुआ? शक संवत दोस्तों कनिष्क के शासन काल में हुआ, 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में हुआ दोस्तों। तो जब दोस्तों ईस्वी की जब बात हो जाए तो दोस्तों जो
2009, तो 2009 में दोस्तों हमको करना क्या है, 78 को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, शक संवत में घटा दीजिए और विक्रम संवत में दोस्तों जोड़ दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 1900 दोस्तों क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें। और अभी दोस्तों मैंने बताया था अश्वघोष थे, उनके राजकवि थे दोस्तों, उनके शासनकाल में। और दोस्तों कौन कौन से मैंने बताया था दोस्तों, याद करिए दोस्तों। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे ये दोस्तों, वसुमित्र हैं। वसुमित्र भी आश्रित विद्वान हो गया दोस्तों, 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर। और तो ये कालिदास तो उसके शासनकाल के नहीं है दोस्तों। ठीक है, कंबन दोस्तों 12वीं शताब्दी के थे। ठीक है, और कालिदास गुप्त शासन काल के थे, गुप्त काल के थे। अश्वघोष किसका समकालीन था दोस्तों, अभी आप पढ़े अश्वघोष वो कनिष्क के राजकवि थे दोस्तों, तो इन्होंने बुद्ध चरितम भी लिखा था दोस्तों, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के राज दरबार से संबंध नहीं है दोस्तों, अश्वघोष है, बात आ गया दोस्तों, नागार्जुन है, चरक भी है दोस्तों, पतंजलि नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से नहीं है दोस्तों, अश्वघोष है, चरक भी है दोस्तों। ठीक है, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये तीनों दोस्तों वहां पर रहते थे। लेकिन पतंजलि जो है दोस्तों, ये पतंजलि ने पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि दोस्तों जो है ये शुंगकालीन विद्वान थे। ठीक है, कब के थे दोस्तों, शुंगकालीन विद्वान थे। निम्न में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। देखिए दोस्तों, अश्वघोष है, आप देख ही रहे हैं दोस्तों, कौन नहीं गया था आप बताइए। देखिए दोस्तों, पार्श्व भी था, वसुमित्र भी था, ये विशाख दत्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशाख दत्त। निम्न नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक में अभिलेख में नहीं है। देखिए दोस्तों, रबतक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख के रबतक नामक स्थान से वर्ष 1983 में प्राप्त किया गया था। देखिए दोस्तों, रबतक जो अभिलेख है अफगानिस्तान से मिला है। कहां से मिला है दोस्तों, अफगानिस्तान से मिला है। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है। ये दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है, यूनानी लिपि या दोस्तों हिंद यूनानी लिपि, जिसको बैक्ट्रियन लिपि भी बोलते हैं। हिंद यूनानी लिपि, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बैक्ट्रियन लिपि, बैक्ट्रियन लिपि भी कहते हैं, उस भाषा में लिखा गया है। ये कुषाण वंश के शासन कनिष्क से समय थे। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इस अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख है दोस्तों। कौन कौन है, साकेत, 4 शहरों का उल्लेख है इसमें, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और दोस्तों चंपा। ठीक है दोस्तों, तो किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रबतक अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान से मिला है। इसकी लिपि यूनानी लिपि और हिंदी यूनानी लिपि है, बैक्ट्रियन लिपि भी जिसको बोलेंगे। 4 शहरों का उल्लेख है दोस्तों इनमें, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, सबसे पहले तो यही बताया था मैं दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है दोस्तों। किसमें है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन समय में दोस्तों गांधार राज्य की राजधानी थी दोस्तों। यहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का, देखिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने वाले में दोस्तों कौन थे, कौशल के राजा प्रसेनजीत। ठीक है दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पे दोस्तों धनुर्विद्या तथा ये वैद की शिक्षा, दोस्तों यहाँ पे क्या क्या, वैद तथा धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौशल के राजा प्रसेनजीत दोस्तों, बिंबिसार के राजवेद बिंबिसार के दोस्तों कौन थे, राजवेद जीवक, कनिष्क के राजवेद चरक, कनिष्क के राजवेद चरक। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के राजवेद चरक। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से दोस्तों शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों,
और कौन कौन थे दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने। तो दोस्तों कौन कौन हो जाएगा, चरक और जीवक दोनों हो जाएगा दोस्तों। कनिष्क के राजवैद्य, ये कनिष्क के राजवैद्य थे कौन दोस्तों, चरक, ये कनिष्क के थे राजवैद्य, और जीवक दोस्तों किसके थे, बिंबिसार के राजवैद्य। तो यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था, भले आज पाकिस्तान में चला गया है। देखिए दोस्तों बात आती है सुंग वंश की। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों ये बात है दोस्तों मौर्य वंश का। मौर्य वंश से मैं शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों कौन, मौर्य वंश के अंतिम शासक था दोस्तों बृहदत्त। ठीक है दोस्तों, यहां से कहानी मैं आपको शुरू करता हूं। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी दोस्तों हत्या 185 में, जिसकी हत्या 185 में दोस्तों उसके अमात्य या सेनापति, बोलिए उसके अमात्य, उसके अमात्य या सेनापति भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसके अमात्य या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, कौन था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त जिसकी हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है दोस्तों, और उसके करने के बाद दोस्तों उसने मौर्य वंश को खत्म कर दिया। और दोस्तों उसने पुष्यमित्र शुंग ने किसका स्थापना किया दोस्तों, शुंग वंश का स्थापना किया, जिसको दोस्तों ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं से ब्राह्मण वंश का शासनकाल दोस्तों क्या हुआ, शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश की अगर राजधानी पूछ दी जाए तो दोस्तों इनकी राजधानी दोस्तों कहाँ थी, विदिशा थी। कहाँ थी दोस्तों, विदिशा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां से दोस्तों एक चीज मैं और छोड़ रहा हूं जो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कनिष्क का, मैंने सब कुछ देखिए दोस्तों, कनिष्क की राजधानी अगर पूछ दे कहां थी दोस्तों, तो कनिष्क की राजधानी दोस्तों, कनिष्कों ने अपनी राजधानी कहां बनाई दोस्तों, पुरुषपुर। कनिष्क जो थे उन्होंने राजधानी कहां बनाई, पुरुषपुर। और द्वितीय राजधानी दोस्तों क्या थी, मथुरा। याद रखिए दोस्तों, कनिष्क जो महान शासक था कुषाण वंश का, उसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, पुरुषपुर और मथुरा। तो दोस्तों शुंग वंश में दोस्तों, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, विदिशा थी। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इसने दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों हिंदू यवन शासक मिनांडर को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, किसको पराजित कर दिया था, मिनांडर को पराजित कर दिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मिनांडर को इसने दोस्तों 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। इसने क्या किया दोस्तों, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। यज्ञ भी क्या किया था दोस्तों, करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, महान शासक था दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों पतंजलि इसी के शासनकाल में थे। पतंजलि ने ही दोस्तों 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश का दोस्तों अगर अंतिम शासक पूछ जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक दोस्तों था, पूछता है दोस्तों एग्जामों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए पुंस वंश का अंतिम शासक दोस्तों देवभूति था। कौन था दोस्तों, देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने कर दी दोस्तों, देखिए दोस्तों देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य, ठीक है दोस्तों, वासुदेव ने कर दी। ठीक है, उसके अमात्य किसने कर दी दोस्तों, उसके अमात्य वासुदेव ने दोस्तों क्या कर दी, हत्या कर दी। वासुदेव ने, तो वासुदेव ने कर दी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वासुदेव की हत्या कर दी। और दोस्तों क्या कर दिया, कणव वंश का स्थापना कर दिया। हत्या करके दोस्तों कौन सा स्थापना किया वासुदेव ने, कणव वंश का। तो दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुंग वंश के बाद किस वंश से भारत पर राज किया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कणव वंश। कणव वंश का शासक, प्रथम शासक कौन था दोस्तों, वासुदेव। इसने दोस्तों क्या किया, देवभूति जो शुंग वंश का उसको मार दिया दोस्तों। ठीक है, कणव वंश का दोस्तों अगर अंतिम राजा पूछ दे, ये दोस्तों प्रथम, और दोस्तों अंतिम राजा कणव वंश का पूछ दे कौन हुआ दोस्तों, तो कणव वंश का अंतिम राजा दोस्तों हो गया कौन, सुशर्मा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो गया, सुशर्मा। ठीक है दोस्तों, यहां से सारी चीजें निकल के आ रही है दोस्तों। एक चीज और है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों एक चीज और का स्थापना करवाया था दोस्तों, इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, भरहुत स्तूप का क्या किया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। तो दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन इतने सारे पूछ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए दोस्तों तो यह दोस्तों गौतम पुत्र सतकर्णी है दोस्तों। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, गौतम पुत्र सतकर्णी दोस्तों, इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए अब बात है दोस्तों कणव वंश का अंतिम, कणव वंश जो हुआ दोस्तों, इसका दोस्तों संस्थापक और अंतिम
इसका संस्थापक और अंतिम शासक कौन था दोस्तों, इसकी चर्चा चल रही है। तो दोस्तों इसका संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, दोनों चीज में आपको चर्चा कर देता हूं दोस्तों। देखिए संस्थापक हो गया दोस्तों कड़ो, इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, वासुदेव। और अंतिम शासक कौन हो गया दोस्तों, अंतिम शासक आपका हो गया दोस्तों सुशर्मा। सुशर्मा की दोस्तों हत्या किसने कर दी दोस्तों, सुशर्मा की 60 सिमुक ने दोस्तों, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की दोस्तों क्या कर दी, हत्या कर दी। सुशर्मा की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी, ठीक है। और किसका स्थापना किया सिमुक ने दोस्तों, सातवाहन वंश का, ठीक है दोस्तों। किसका स्थापना किया, सातवाहन वंश का दोस्तों क्या किया इन्होंने, स्थापना किया, ठीक है दोस्तों। याद रखिए सातवाहनों की अगर राजधानी बात की जाए तो दोस्तों क्या थी, सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी दोस्तों, प्रतिष्ठान, सातवाहनों की राजधानी, ठीक है दोस्तों। प्रतिष्ठान कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों सातवाहन वंश के जो सबसे प्रमुख जो राजा हुए दोस्तों, उन्हें दोस्तों सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा दोस्तों कौन कहलाए, सतकर्णी कहलाए दोस्तों। कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी कहलाए दोस्तों, प्रमुख राजा थे दोस्तों। इन्हें ही दोस्तों क्या कहा जाता है, सातवाहनों दोस्तों चांदी, तांबे, शीशे, पोंटीन और कांसे की बहुत सारी मुद्राओं का प्रचलन किया, ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछ दे कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है तो दोस्तों कौन थे, वो गौतम पुत्र सतकर्णी। सातवाहनों दोस्तों बहुत तरह के सिक्के चलवाए, चांदी, तांबा, सोना, शीशा, सबके सिक्के चलवाए हैं दोस्तों सातवाहनों ने, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था दोस्तों, क्वेश्चन है किसका था दोस्तों, सातवाहनों का। दक्षिण भारत पर दोस्तों मौर्य वंश के बाद सबसे ज्यादा शासनकाल करने वाले दोस्तों कौन थे, सातवाहन ही थे, ठीक है, याद रखिए। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था दोस्तों, बात आ गया दोस्तों किसका था, सातवाहन का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, देखिए दोस्तों चीनी स्रोतों के अनुसार जो चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ ने, कौन था दोस्तों, पान चाऊ जो चीन का प्रसिद्ध सेनापति था, चीन का प्रसिद्ध सेनापति, उसी ने दोस्तों किसको हराया था, कनिष्क को हराया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली हुई थी दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखिए भारत के बाहर जो दोस्तों कुषाण वंश का दोस्तों जो है, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली हुई थी। इसकी सीमाएं दोस्तों चीन के तुर्फान एवं दोस्तों पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान तक, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, ठीक है दोस्तों। मौर्य वंश से भी ज्यादा इसका फैला हुआ था दोस्तों, तो कुषाण वंश होगा दोस्तों, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी दोस्तों, क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी दोस्तों, देखिए दोस्तों बाल विवाह की प्रथा दोस्तों कुषाणों के शासनकाल में शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। जिस स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन जो दोस्तों कुषाण काल में शुरू हुआ, ठीक है। निम्न युगमों में से कौन सा एक सही है, देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों कुषाण में दोस्तों गांधार कला शैली का विकास हुआ दोस्तों, मथुरा और गांधार कला शैली का विकास हुआ दोस्तों, मैंने बताया। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों चित्रित धूसर मृदभांड नहीं थे दोस्तों, चित्रित धूसर मृदभांड दोस्तों गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों चित्रित वो लाल मृदभांड थे, चित्रित धूसर मृदभांड दोस्तों वेद काल का है, वैदिक काल का है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो दोस्तों सारे गलत हैं, सिर्फ ये कुषाण वाला ही सही है। कला की गांधार शैली किसके समय में कली फूली दोस्तों, मैंने बताया कुषाणों के शासनकाल में कला की गांधार शैली और मथुरा शैली विकसित हुई। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन, देखिए दोस्तों मैंने बताया था कुषाणों के शासन काल में दोस्तों क्या विकसित हुआ था। देखिए दोस्तों कुषाणों के शासन काल में दोस्तों स्वर्ण और ताम्र, आपको मैंने बताया था बिम्ब कटफिशिस ने दोस्तों क्या चलाया था, स्वर्ण मुद्रा है, और ताम्र जो है दोस्तों कुजुल कटफिशिस ने। गुप्तों के शासन काल में दोस्तों स्वर्ण और रजत चला, ये भी सही है। सातवाहनों के समय स्वर्ण नहीं शीशे के सिक्के जारी हुए, किसके शीशे जाके जारी हुए दोस्तों, शीशे के, तो दोस्तों यही गलत है। कलचूरी में दोस्तों स्वर्ण रजत ताम्र, तो दोस्तों आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए, देखिए दोस्तों अफगानिस्तान का जो बामियान है दोस्तों वो दोस्तों किसके लिए,
यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गलती है दोस्तों, बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए, याद रखिए किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, यूनानी कला का दोस्तों मैंने बताया गांधार कला जो कनिष्क के शासन काल में दोस्तों विकसित हुई, ये दोस्तों उसको गांधार कला बोलते हैं। गांधार कला एक शैली है, किसकी किसकी? दोस्तों भारत तथा यूनानी परंपरा का है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान प्रयोग का माध्यम रूप में हुआ है? दोस्तों किसमें हुआ? दोस्तों गांधार मूर्ति कला में हमेशा स्तरित चट्टान का यूज हुआ है दोस्तों, शिष्ट का। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले दोस्तों किसने आक्रमण किया? हिंदी यूनानी। उसके बाद दोस्तों कौन आया था? दोस्तों शक आए थे। कौन आए थे दोस्तों? शक आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? पहलव आए थे। फिर दोस्तों उसके बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो दोस्तों आप ही मिला लीजिए कौन सही होगा कौन गलत दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कौन आए? यूनानी आए दोस्तों, फिर उसके बाद शक आए, तब कुषाण आए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों कौन था? डेमेस्ट्रियस था। तो डेरियस प्रथम भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने ऐसा किया था। कौन किया था दोस्तों? डेरियस प्रथम ने। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चालुक्य, पल्लव। देखिए दोस्तों सातवाहन है, सातवाहन दोस्तों सबसे पुराने हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मैंने आपको बताया सब कुछ। देखिए दोस्तों सातवाहन की स्थापना दोस्तों किसने किया था? सिमुक ने किया था दोस्तों, कण्व वंश को मारकर, कण्व वंश के राजा को हराकर। और दोस्तों इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इनकी राजधानी में मैंने आपको बताया दोस्तों कहाँ थी? प्रतिष्ठान, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? देखिए दोस्तों आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी जो सूची मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की सूची मिली है दोस्तों। कितने राजाओं की मिली है? 19 राजाओं की सूची मिली है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी, कहां थी दोस्तों? सातवाहन की राजधानी मैंने दोस्तों बताया कहां थी? सातवाहनों की राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान में थी। पुराणों में इस राजधानी को आंध्र नृत्य, आंध्र जातीय भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इनकी आरंभिक राजधानी दोस्तों अमरावती मानी जाती है। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी। बाद में दोस्तों कहां हो गया? बाद में दोस्तों प्रतिष्ठान। निम्न में कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी दोस्तों? देखिए प्रतिष्ठान आ गया दोस्तों। ठीक है, निम्न शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए एक्का ब्राह्मण दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बता दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक्का ब्राह्मण जो है ये प्रयुक्त हुआ है दोस्तों किसके लिए दोस्तों बताइए? ये दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए दोस्तों। इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा है। इन्हें वर्ण व्यवस्था का क्या कहा गया दोस्तों? रक्षक भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है, आप देखते रहिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए डाला जा रहा है कि आपको फायदा हो बहुत। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। देखिए दोस्तों सही है दोस्तों। इनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, चोलों की उच्च कोटि की नौसेना थी। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा बस। राजा खारवेल कौन थे? देखिए दोस्तों राजा खारवेल के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये उड़ीसा के कलिंग वंश के उड़ीसा के कलिंग के चेदी वंशीय शासक थे। क्या थे दोस्तों? चेदी वंशीय शासक थे। ठीक है दोस्तों, और इनका जो है दोस्तों एक अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो है दोस्तों भुवनेश्वर से 3 मील आगे, भुवनेश्वर के, ठीक है, राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा है। भुवनेश्वर से 3 मील आगे दोस्तों एक जगह है हाथी गुम्फा। ठीक है दोस्तों, उदयगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। ठीक है, तो आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, निम्न राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? दोस्तों जो है खारवेल जो है जैन धर्म के
प्रति भारी झुकाव था इनका। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंध है, ये जैन धर्म के प्रति इनका बहुत भारी झुकाव था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था इनका। तो दोस्तों वेरी VVI क्वेश्चन चल रहा है, आप वीडियो को देखना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? दोस्तों बता दिया मैंने दोस्तों, चेदी वंश से। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था? दोस्तों खारवेल। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, ये VVI मार लीजिए इसको। कलिंग नरेश खारवेल किस संबंध थे? दोस्तों चेदी वंश से। देखिए दोस्तों बीपीएससी में कितना बार पूछा है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? देखिए दोस्तों, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके न्याय संबंधी सुधारों से मिला था। किससे? दोस्तों विधि से। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं दोस्तों, और इतने ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आना हूँ, आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है।